नमस्कार साथियों, लास्ट लेक्चर में हमने टेम्परेचर कन्वर्जन, मास का रिलेशन और वॉल्यूम कन्वर्जन और डेंसिटी के बारे में कन्वर्जन तक मैंने आपको बता दिया था। मुझे उम्मीद है कि वहां तक आपको समझ आ गया होगा। उसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। अब अपना जो मेन टॉपिक है मोल कंसेप्ट, यानी मोल क्या होता है, मोल के बारे में यहां से बात स्टार्ट होगी। और अभी जहां से स्टार्ट हो रहा है ये 12th और 11th दोनों में ही है। 12th में कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूशन वाले पार्ट में है और ये 11th में पहले चैप्टर मोल में ही पूरा कंसेप्ट वापस आता है। और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल से मोल की डेफिनेशन से लेके जहां तक संभव होते हैं वहां तक मैंने क्वेश्चन आपको कराऊंगा। मोल में आज बहुत बेसिक रहेगा और इससे नेक्स्ट लेक्चर अब डेली कंटिन्यू में एक लेक्चर डालता रहूंगा, एक 11th के लिए और एक 12th के लिए, दोनों के लिए कॉमन है। तो आज भी एक लेक्चर अभी मैं आपके लिए ये डाल रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट कल होगा, वो बाकी बची हुई कंसंट्रेशन के बारे में कल कंप्लीट हो जाएगा, जितनी भी कंसंट्रेशन अपन 12th में पढ़ते हैं। तो अपन बात करते हैं किसकी, मोल की। मोल क्या होता है? मोल के बारे में सिंपल सी बात करें तो मोल के बारे में जो 7 SI बेस यूनिट थी, 7 मूलभूत इकाइयां थी किसकी, SI यूनिट की, उसमें से एक मोल तक किसको बताता था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा को निरूपित करने का एक मात्रक है कौन, मोल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने की यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, मोल कहलाती है। इसकी 2018 के बाद एक डेफिनेशन स्टैंडर्ड है, क्या है कि कुछ भी एनीथिंग जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कुछ भी होगा, चाहे उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होने चाहिए, वो सब्सटेंस जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 हो, वो मोल कहलाएगा। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसमें भी होंगे सब्सटेंस में, उतने सब्सटेंस का अमाउंट होगा, उसको क्या कहा जाएगा, मोल कहा जाएगा। ये 2018 के बाद की डेफिनेशन है। यहीं से एक आपको जीके का क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है, क्या कि 23 अक्टूबर, क्यों 23 10th यानी 10वां महीना यानी अक्टूबर, और उसमें टाइम है सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक इंटरनेशनल मोल डे सेलिब्रेट किया जाता। ठीक, इंटरनेशनल मोल डे कब होता है, 23 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 6:02 से शाम को 6:02 तक। तो यहां से एक क्वेश्चन आपको ये भी ध्यान में रखना है। इस नंबर को बोला जाता है आवोगाद्रो नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एनएसी। इसको क्या बोला जाता है, आवोगाद्रो नंबर, और रिप्रेजेंट किया जाता है एनएसी। इससे पहले की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि सब्सटेंस का अमाउंट जो C12 यानी कार्बन 12 के आइसोटॉप्स के 12 ग्राम में जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसको क्या कहा जाएगा, एक मोल कहा जाएगा। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या कहा जाएगा, एक मोल कहा जाएगा। पर आपको ये ध्यान में नहीं रखनी, आपको 2018 के बाद की जो आईपीसी की डेफिनेशन है उसको ध्यान में रखनी है, क्या कि वो सब्सटेंस का अमाउंट जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ भी एंटिटी यानी आयंस कुछ भी हो, जिसमें नंबर कितना हो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 हो, उसको क्या कहा जाएगा, उस अमाउंट को मोल कहा जाएगा। क्लियर है बात? आपको क्या क्या ध्यान में रखना है मोल के लिए, 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बस मोल आपके वहां से बहुत इजी हो जाएगा। मोल में 3 चीजें ध्यान में रखनी है। एक मोल किस किस के बराबर होता है, एक मोल होता है यदि पार्टिकल्स के नंबर में बात करें तो होता है 6.023 इंटू 23 पार्टिकल्स। इसमें 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एक मोल होता है। उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। कहां पर, एसटीपी पर। एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। स्टैंडर्ड मानी मानक ताप और दाब। ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। इस कंडीशन पे एक मोल का आयतन होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। और एक मोल होता है वो किसके बराबर होता है, किसी के मोलर मास के बराबर। यदि वो मोलिक्यूल फॉर्म में नहीं है तो उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी। एक मोल होगा, उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कण होंगे, पार्टिकल्स यानी कण होंगे। यदि आयतन की बात करें तो एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर।
और मास की बात करें तो कोई भी मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास होगा वो उसका एक मोल में मास कितना होगा उसके मोलर मास के बराबर होगा। ठीक है, मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है एक मोल में किसी भी अणु का द्रव्यमान, यानी एक मोल का द्रव्यमान कितना होता है उस अणु के मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। तीन चीजें आपको ये ध्यान में होनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं मोल किस किस फॉर्म से कैलकुलेट किया जाता है। मोल तीन फॉर्म से कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन सी देखिएगा इधर। चौथी अपन जनरली यहां पर काम में नहीं लेते हैं। सबसे पहला फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों की संख्या से। कणों की संख्या से कैसे? मोल इक्वल टू होता है एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। यदि अपने को पार्टिकल्स की संख्या दी हुई मोल कैलकुलेट करना है तो क्या कर देंगे 6.023 इंटू 23 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों की संख्या अपॉन Na। Na क्या था 6.023 इंटू 23, ये क्या हो जाएगा मोल। यदि अपन बात करें किसमें फ्रॉम गिवन वॉल्यूम, यहां मोल कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा गिवन वॉल्यूम यानी दिया गया आयतन, दिया गया आयतन। तो गिवन वॉल्यूम दिया गया और एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो अपन क्या कर देंगे यदि अपने को मोल कैलकुलेट करना और आयतन अपने को दिया हो तो अपन 22.4 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा उसका मोल की संख्या आ जाएगी। और यदि फ्रॉम गिवन मास दिए गए द्रव्यमान से तो क्या हो जाएगा मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन एक मोल का मास कितना होता है उसके मॉलिक्यूलर मास के, यानी जो मॉलिक्यूलर मोलर द्रव्यमान होता है उसके बराबर एक मोल का मास होता है। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा मोल आ जाएगा। और एक होता है गैसीय इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी से, जो 12th में उनको पता होगा, 11th में ये चीज आपने पढ़ी होगी। तो एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे पीवी अपॉन आरटी। इसका अपन यहाँ पर अभी अध्ययन नहीं करेंगे, इसका अपन कहां पर देखेंगे गैसीय इक्वेशन यानी स्टेट ऑफ मैटर में अपन इसको पढ़ते हैं। तो ये सिंपल तरीका है, पर अपन यहाँ बहुत एक इंटरेस्टिंग तरीके से अपन मोल कैलकुलेट करना सीखेंगे। सीधा मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए उससे आपको मास कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए उससे वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे करोगे, वो तरीका इंटर कन्वर्जन का अपने को आना चाहिए। तो यहां एक ट्राइंगल आता है जिसको बोला जाता है लव ट्राइंगल ऑफ मोल। लव ट्राइंगल ऑफ मोल। ये ट्राइंगल जिसने समझ लिया मोल का, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, बस इस ट्राइंगल को समझना है। तो जैसे ही आपको इसने पूरा समझ लिया उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कैसे, ये रहा मोल, ठीक। यहां अपने को वॉल्यूम की बात करनी है, वॉल्यूम से कैसे मोल से रिलेट करेंगे। यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और यहां पर गिवन मास। यदि मेरे को वॉल्यूम दिया हुआ है उससे क्या कैलकुलेट करना है मोल कैलकुलेट करना है। क्या दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है और उससे मोल कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा किससे 22.4 लीटर से। जितना वॉल्यूम है उसमें डिवाइड कर दो किसको 22.4 लीटर से, तो इजीली क्या आ जाएगा मोल आ जाएगा। यदि मुझे मोल दिए और उससे क्या कैलकुलेट करना है वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर से, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। ये वॉल्यूम का कन्वर्जन हो गया किसके साथ मोल के साथ। अब अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है किससे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से अपने को मोल कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा किसका 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 से। क्यों,
क्योंकि इतने पार्टिकल होते हैं तब जाके एक मोल बनता है। और यदि मुझे मोल दिए हुए हैं उससे मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 6.023 इंटू 10⁻23 से। ये सिंपल सा कन्वर्जन हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स के बीच में। अब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल के बीच में कन्वर्जन समझ में आ गया। अब मुझे करना है किसमें, मास से कैलकुलेट करना है मुझे। किससे, मास से कैलकुलेट करना है क्या, मोल। तो मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, मोलर मास से। ठीक। और यदि मुझे मास से मोल से मास ऑब्टेन करना है तो मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, मोलर मास से। तो मुझे क्या आ जाएगा, गिवन मास आ जाएगा। तो ये लव ट्रायंगल का कन्वर्जन है। लव ट्रायंगल होता है यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये कन्वर्ट करना यहां तक इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अब अपने को थोड़ा बहुत इससे आगे चलेंगे। एक नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनका आपस में कन्वर्जन पढ़ेंगे। इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इससे पहले अपन यहाँ इसके पास आएंगे, मोल निकालेंगे, और मोल से कहा जाएंगे, वॉल्यूम के पास आएंगे। मुझे मान लो यहां से यहां तक पहुंचना है, ये कन्वर्जन पढ़ना है। ये कन्वर्जन सबको आते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अपने को क्या सीखने, अभी एक आगे स्टेप के सीखने, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपन कंसंट्रेशन निकालना सीखेंगे। पहले अपने को मोल निकालना तो आए, तब जाके अपन क्या सीख सकते हैं, कंसंट्रेशन निकालना सीख सकते हैं। तो वॉल्यूम से पहले अपन किस पे आएंगे, मोल पे आएंगे, और मोल निकलने के बाद अपन कहां पे आएंगे, समझ रहे हो। अपने को एक्चुअली में क्या करना है, इन तीनों का आपस में रिलेशन निकालना है कि इतना वॉल्यूम है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, इतना वॉल्यूम है तो उसका मास कितना होगा, और इतने मोल है तो वॉल्यूम कितना होगा। ये सारा कन्वर्जन अपने को आपस में आना चाहिए। कुछ भी पूछे इसमें से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये ट्राइंगल बस आपको ध्यान में होना चाहिए। ट्राइंगल में कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है जो आपको ध्यान में नहीं रहे। बहुत सिंपल सी चीज है, कहां मल्टीप्लाई करना है, कहां डिवाइड करना है, इतना ही ध्यान में बस आपको रखना है। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स या 20-25 अभी लिख रहा हूं, उसको आप कैलकुलेट करिए। कुछ मैं आपको बता रहा हूं और कुछ आप कैलकुलेट करके कमेंट में लिखिएगा उनके आंसर, तो मुझे भी पता चले कि आप साथ साथ में पढ़ रहे हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, पर इस भरोसे मत रहिए कि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन खुलने के बाद हम पढ़ लेंगे। मेरा सबसे स्पेशली रिक्वेस्ट उन बच्चों से है जिन्होंने अभी 12th के एग्जाम दिए। हो सकता है मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं उनका कुछ एग्जाम एक आधा रहा हुआ, तो वह एग्जाम होगा, कब होगा, क्या होगा, देखिए उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। आज बोर्ड की मीटिंग थी, उसमें क्या डिसीजन आता है वो पता चल जाएगा, पर जेई और नीट होके रहेंगे, ये क्लियर है। उसमें कुछ भी कभी भी हो सकते हैं। उसका डेट उन्होंने दी 18 जुलाई, वो आगे पीछे डेट हो सकती है, उसमें अपन कुछ नहीं कह सकते अभी, पर वो एग्जाम होंगे, वो फिक्स है। आप यदि वो अपॉर्चुनिटी अभी खो देते हैं, जिन्होंने अभी एग्जाम दिए आराम से बैठ के मस्ती मार रहे हैं, तो आप अपने साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। 12th के एग्जाम देने के बाद 2-3 महीने फ्रेशर बच्चे को नहीं मिलते हैं, आपको मिल रहे हैं। आपने 12th बहुत अच्छे से पढ़ा, उसको अच्छे से रिवीजन करिए, और 11th का जो सिलेबस है उसको वापस बहुत अच्छे से पढ़िए। बहुत अच्छा मौका है आपके पास अच्छा स्कोर करने का, और आपको पता नहीं है कि यदि आप अच्छा स्कोर करके कहां तक पहुंच सकते हैं। इन 2 महीनों में आप क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। घर पे बैठिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और आराम से बैठ के पढ़िए। सारे संसाधन है, बस आपकी पढ़ने की जरूरत है। आपको अपने अंदर उत्साह बनाने की जरूरत है कि मैं पढ़ के कहां पहुंच सकता हूं, मेरी 2 महीने की मेहनत मुझे कहां ले जा सकती है। बस इतना सोचिए, आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप उस पर जरूर विचार करेंगे, क्योंकि कुछ समय की बात है, नहीं तो 1 साल बाद कोचिंग करोगे, क्या करोगे, फिर भटकते फिरोगे। उससे अच्छा है 2 महीने मेहनत कर लो, और 2 महीने की मेहनत आपको वहां पहुंचा देगी जहां आप सपने सोचते हैं। वाकई में बहुत अच्छी चीज है, आप जाइए तो सही कम से कम। उसके लिए आप प्रयास तो करिए, छोटा सा 2 महीने का ही तो प्रयास करना है। प्रयास करके देखो, प्रयास करने से ही मिलेगा। आप सोचो कि नहीं अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन से अपने क्या फर्क पड़ रहा है, पढ़ने पढ़ाने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पढ़ने वाले को आपके पास सारी सुविधाएं, आप घर पे बैठ के आराम से पढ़िए। तो कुछ मैं क्वेश्चन जो मेरे पास है वो लिख रहा हूं। सबसे पहला सिंपल है, 44 ग्राम CO2, मैं 3-4 यहां पर लिख रहा हूं। 32 ग्राम SO2,
98 ग्राम H2SO4, 44.8 लीटर अमोनिया, 5.6 लीटर मैथेन, 2CO2। ये कुछ आपको जनरल एग्जांपल दिए हैं, इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोल कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं है। क्या दिया हुआ है, मास। मास दिया हुआ है तो मुझे पता है मास से क्या कैलकुलेट करना है, मास से क्या कैलकुलेट करना है, मोल कैलकुलेट करना है, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, मोलर मास से। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास CO2 का, इसका 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो दो का कितना हो जाएगा 32, कितना हो गया 44, कितना हो जाएगा ये 1। इससे सिंपल क्या होगा, कुछ भी इससे सिंपल नहीं है। बात करते हैं किसकी, SO2 की। SO2 की देखो कितना होगा 32 दिया हुआ, S का कितना होता है 32, और दो ऑक्सीजन का 32, दिख रहा है कितना, हाफ मोल। क्लियर। 98 दिया हुआ है, गिवन मास है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 2 प्लस 32 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 का कितना हो जाएगा 64, कितना हो गया टोटल 98, कितना हो गया 1 मोल। यहां से आप ध्यान में भी रख सकते हो कितना होता है H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ। आपको याद था यहाँ वॉल्यूम दिया होता तो क्या करते थे, डिवाइड करते थे किससे 22.4 से। तो कितना दिया हुआ है 44.8 लीटर अपॉन 22.4 लीटर, कितना हो जाएगा ये 2 मोल। अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या, बहुत सिंपल सी चीज है। कितना है ये 5.6 लीटर अपॉन 22.4, कितना हो जाएगा अप्रोक्स 1/4 मोल। ये कितना हो जाएगा, ये ml में है, ध्यान रखना किसमें है, ml में। तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में, क्योंकि डिवाइड अपन किससे कर रहे हैं, लीटर से। जो कितना हो जाएगा 11.2 लीटर, क्योंकि 1000 का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और कितना है 22.4 लीटर, तो कितना आएगा ये 1/2। अरे सिंपल है कि नहीं, ये एग्जांपल बहुत सिंपल से एग्जांपल है। अभी मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, आपको बिल्कुल जीरो से मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं वहां से शुरू कर रहा हूं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और एग्जांपल कुछ मैं लास्ट में आपको देके जाऊंगा, उसको खुद करिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। (12.046 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद 24.08 into 10 to the power 23 एटम्स है, किसी भी हो सकता है। उसके बाद 48.16 into 10 to the power 26 मॉलिक्यूल्स। ये 3 एग्जांपल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स से अपने को क्या कैलकुलेट करना है, मोल करना है। तो डिवाइड करेंगे किससे 6.023 into 10 to the power 23 से। तो डिवाइड कर दीजिएगा, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.046 into 10 to the power 23 अपॉन 6.023 into 10 to the power 23, ये मोल आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, मोल कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो क्या हो जाएगा 24.08 into 10 to the power 23 अपॉन 6.023 into 10 to the power 23। अरे बिल्कुल इजी है कि नहीं है, एकदम इजी है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता मोल कैलकुलेट करना। 48.16 into 10 to the power 26 अपॉन 6.023 into 10 to the power 23। बहुत इजी है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मोल कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो सिंपल, सबसे सिंपल मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं।
वो सिखाए। कुछ इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप एग्जांपल करिए और इसका आंसर कमेंट में लिखिए। पिछले वीडियो में मैंने कुछ आपको दिए थे, बहुत कम बच्चों ने लिखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप काम करें, हमें लगे कि आपने लेक्चर देखा है पूरा और उसमें कुछ न कुछ आपने हार्ड वर्क किया है। तो उसके बाद के मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए लिख रहा हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल है। 22 ग्राम CO2, 71 ग्राम Cl2, 17 ग्राम NH3, 16 ग्राम CH4, 14.9 लीटर O3, क्लियर। ये एग्जांपल आपके लिए, इसको नोट कर लीजिए और इसके आंसर है, जैसे 10 के आगे आंसर लिखिएगा, 11 लगा के लिखिएगा, 12 इस तरह से आप आंसर लिखिएगा और देखते हैं कौन कौन सही लिखता है, किसको सिंपल मोल कैलकुलेट करना आ गया। यदि यही नहीं आएगा तो फिर आगे अपन चलने का कोई मतलब नहीं है। नंबर के क्वेश्चन है, आप इनको कर लेंगे आसानी से। मैं एक बार थोड़ा लव ट्रायंगल वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि इधर वॉल्यूम वाला थोड़ा सा पार्ट कट गया था। देखिएगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है मोल, ठीक। कहां से करना है? एक तो मान लो अपने को क्या दिया हुआ हो, वॉल्यूम दिया हुआ हो। एक अपने को मान लो क्या दिया हुआ हो, मास दिया हुआ हो। और एक अपने को मान लो क्या दिया हुआ हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तीन चीजों से अपने को क्या कैलकुलेट करना है, मोल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, वॉल्यूम दिया हुआ हो और उससे मोल कैलकुलेट करने हैं, तो आपने देखा था क्या होगा, 22.4 लीटर से क्या कर देंगे, डिवाइड। हमेशा मोल कैलकुलेट करना होता है तब डिवाइड किया जाता है, और मोल से कुछ और चीज कैलकुलेट करनी होती है इन तीनों में से, तब अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यदि मोल से अपने को क्या कैलकुलेट करना हो, वॉल्यूम, तो अपन 22.4 लीटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि अपन मास से अपने को क्या कैलकुलेट करना है, मोल कैलकुलेट करना है, तो अपने को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, मोलर मास से। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए अब तक। और यदि अपने को मोल से मास कैलकुलेट करना है तो मोलर मास से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यदि नंबर ऑफ पार्टिकल से अपने को कैलकुलेट करना है मोल, तो अपन डिवाइड कर देंगे किससे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 से। और इससे यदि अपने को ये कैलकुलेट करना है तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको अपन क्या बोलते हैं, Na, आवोगाद्रो नंबर। तो ये अपने पास क्या है, लव ट्रायंगल है मोल का, जिससे मोल का इन तीनों में से कन्वर्जन अपन आसानी से कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। क्लियर है, यहां तक किसी को दिक्कत? अब कुछ मैंने न्यूमेरिकल दिए थे, अब मैं आपको इनका कन्वर्जन नेक्स्ट स्टेप का बताता हूं। यानी इसका कन्वर्जन इसमें, इसका कन्वर्जन इसमें, इनका आपस में। तो यहां से यहां आने के लिए सबसे पहले मेरे को यहां आना पड़ेगा, मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मोल से मैं जाऊंगा कहां पर, वॉल्यूम में। यहां से मैं पहले यहां पर आऊंगा और यहां से फिर कहां जाऊंगा, यहां पर। तो ये सिंपलेस्ट नेक्स्ट स्टेप का कन्वर्जन। इस तरह अपन स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट में आगे चलते जाएंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, कैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक अपन पहुंच सकते हैं, वो अपन नेक्स्ट लेवल का इसका
देखते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेट मास ऑफ 44.8 लीटर CO2 गैस। CO2 गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है, उसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। यानी ये वाली चीज आपको दी हुई है और आपको कहां आना है, यहां तक आना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से मोल तक आना पड़ेगा। मोल से कहां तक आएंगे, मास तक। तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूं, मोल। मोल क्या होता है, मोल मुझे कैलकुलेट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, ये पता था। और वॉल्यूम में डिवाइड किससे किया जाता है, 22.4। इजी लग रहा, कितने आ जाएगा, 2 मोल। और मोल से यदि मुझे इधर जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मोल और मास से तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, वो किसके इक्वल होता है, मोल के। यदि मुझे इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, गिवन मास। गिवन मास कितना आ जाएगा, 2 इंटू मोलिकुलर मास कितना होगा CO2 का, 12 प्लस 32, तो कितना आ जाएगा, 88 ग्राम आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 64 ग्राम SO2 एट STP पर 64 ग्राम SO2 है, उसका आपको क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। गिवन क्या है, मास। मुझे यहां से यहां तक जाना है तो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोल कैलकुलेट करना है तो क्या दिया हुआ है, गिवन मास 64 ग्राम, अपॉन डिवाइड करना पड़ता है। मोल कैलकुलेट करना होता है तब किससे, मॉलिक्यूलर मास से। 32 प्लस 32 64 ग्राम, कितना आ गया, 1। मोल 1 आ गया। मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर इक्वल टू क्या होता है, मोल। मोल कितना है, 1, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 22.4 लीटर। यानी 22.4 लीटर SO2 होगी तब जाके वो 64 ग्राम की होती है। या दूसरे बोले 64 ग्राम SO2 का वॉल्यूम STP पे कितना होता है, 22.4 लीटर। यहाँ देखें तो 44.8 लीटर SO2 है, उसका मास कितना होता है, 88 ग्राम होता है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ये सेकेंड स्टेप है। सिंपल मोल के बाद एक मोल के रिलेशन से दूसरे तक पहुंचना, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक पहुंचना। उसके बाद देखिएगा, if number of particles of a gas is, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए आपको 12.046 into 10 to the power 25। ठीक, ये गैस है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने दिए हुए हैं। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ, मोलर मास कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको मास दिया हुआ है, मास कितना दिया, एज्यूम कर लेते हैं इतना दिया हुआ है, तो इसका मोलर मास कितना होगा। प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन नहीं है, हाइपोथेटिकल है, तो देखते हैं कितना आता है। प्रैक्टिकली कुछ इसका अलग होता है, मोलर मास अपने सबको पता है, पर यदि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ तो उसका आंसर क्या आएगा। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। इतने का नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि इतने दिए हुए हैं किसके, HCl गैस के, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास। यानी मास और मोल में रिलेशन निकालना है। दिया हुआ क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल से पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे।
तो सबसे पहले मैं मोल कैलकुलेट करता हूं, कितने आएंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 20, कितने आ गए 200। किसी को दिक्कत, 200 मोल आ गए। अब मुझे मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल कितने हैं 200, गिवन मास कितना है 400 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास मुझे कैलकुलेट करना है। इसको मैं इधर ले आता हूं और इसको मैं इधर ले आता हूं, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 ग्राम। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, calculate the number of particles of one drop of water whose mass is 0.05 ग्राम। क्लियर, तो आपको क्या करना है, वन ड्रॉप वाटर दी हुई है, उसका मास आपको दिया हुआ, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, यानी कणों की संख्या कितनी होगी। एक वाटर की बूंद है जिसका द्रव्यमान दिया हुआ 0.05 ग्राम, तो उसमें कणों की संख्या कितनी होगी, जल के कणों की, पार्टिकल्स की, H2O की, वो आपको बताना। तो मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना, मास दिया हुआ, तो पहले क्या कैलकुलेट करूंगा, मोल। मोल कैलकुलेट करना है तो गिवन मास 0.05 ग्राम अपॉन मोलर मास H2O का कितना होता है 18, दो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना आएगा मोल आ गया। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किससे, n से। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, वही तो मोल होता है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, मोल कितना है 0.05 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये अप्रोक्स आप वैल्यू देखोगे तो ये आती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 22, सॉरी 21, ये कितनी आ जाएगी, क्लियर, ये आ जाएगी इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन देख लेना। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, कैसे, इसमें पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसमें ही आगे पूछ लिया जाए, क्या हो जाए कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इस वाटर की ड्रॉप में, जिसका वेट है वो 0.05 ग्राम है। 0.05 ग्राम वाटर ड्रॉप जिसका वेट है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब देखो ये H2O के पार्टिकल्स है, इसके अंदर इतने H2O हैं, इतने H2O के पार्टिकल्स। अब मुझे एक H2O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पता चल जाए तो उतने से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो मैं क्या करूं, पहले इस H2O के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हाइड्रोजन के अंदर कितना होता है 1, दो हाइड्रोजन के अंदर 2 और ऑक्सीजन के अंदर 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एक H2O के पार्टिकल के अंदर 10, तो इसके अंदर कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे 10 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 21, यानी 1.67 इंटू 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन होंगे इस वाटर की ड्रॉप के अंदर। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत, तो पहले अपने को क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता लगाने पड़ेंगे, किसके, H2O के। H2O के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चलेंगे तब अपन बता सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि एक H2O के पार्टिकल के अंदर यदि इतने इलेक्ट्रॉन है तो टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट कार्बन एटम यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 360 ग्राम ग्लूकोज। 360 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है, उसके अंदर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है 360 ग्राम ग्लूकोज के अंदर कि कार्बन का एटम कितना होगा, हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, और उसके अंदर ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे। एटम क्या पार्टिकल ही तो है, एक तरह से क्या कैलकुलेट करना है अपने को, पार्टिकल्स ही कैलकुलेट करने कि कार्बन के पार्टिकल्स कितने हैं, हाइड्रोजन एटम के पार्टिकल्स कितने हैं, और ऑक्सीजन एटम के पार्टिकल कितने हैं किसके अंदर, 360 ग्राम ग्लूकोज के, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने दिया हुआ क्या है, मास दिया हुआ। तो पहले मुझे पता होना चाहिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6, यानी मैं नंबर ऑफ पहले ग्लूकोज के पार्टिकल कैलकुलेट करूंगा, इसके अंदर ग्लूकोज के पार्टिकल्स कितने हैं तो वो पता चल जाएंगे। तो एक ग्लूकोज के पार्टिकल के अंदर कार्बन कितने, 6, एक ग्लूकोज के पार्टिकल के अंदर ऑक्सीजन कितने, 6, और एक ग्लूकोज के पार्टिकल के अंदर हाइड्रोजन कितने, 12। तो उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कार्बन के एटम आ जाएंगे, हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे, ऑक्सीजन के एटम आ जाएंगे। तो पहले मैं क्या कैलकुलेट करूं, ग्लूकोज के नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पहले ग्लूकोज के नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे कैलकुलेट करने के लिए मोल का पता होना चाहिए। मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 360 ग्राम, और ग्लूकोज का आप कैलकुलेट करके देख लेना, 6 इंटू 12 प्लस 12 प्लस 6 इंटू 16, ये आएगा 180। तो ये आ जाएगा 2 मोल। कितने आगे, मोल कितने आगे, 2। यदि मुझे मोल पता है तो ग्लूकोज के पार्टिकल आ जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये क्या होता है, मोल होता है। इधर मल्टीप्लाई कर दो, मोल कितने हैं 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए किसके, ग्लूकोज के। कितने आ जाएंगे 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए किसके, ग्लूकोज। अब मुझे किसके, कार्बन एटम कैलकुलेट करने हैं इसके अंदर। तो एक ग्लूकोज पार्टिकल के अंदर यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कितने हैं, 6। तो टोटल कार्बन कितने होंगे इसके अंदर, तो 6 इंटू 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23। यदि मैं इसके अंदर हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, हाइड्रोजन कितने हैं 12, और इतने पार्टिकल है तो इसके अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं किसकी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने होंगे, एक के अंदर कितने ऑक्सीजन 6, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल कितने हैं इतने, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सिंपल सा इक्वेशन था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का किसके अंदर, 360 ग्राम ग्लूकोज यानी 360 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ, उसके अंदर कार्बन के एटम कितने होंगे, ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे, हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे। तो ये सिंपल दूसरा स्टेप है, मतलब एक अपने को दिया उससे सेकंड स्टेप तक कैसे अपन पहुंचते हैं। क्लियर है यहां तक, किसी को दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इन 22 ग्राम CO2। 22 ग्राम CO2 के अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है, कार्बन और ऑक्सीजन एटम कितने होते हैं। क्लियर। तो ये न्यूमेरिकल छोटा सा पार्ट था किसका, मोल का। न्यूमेरिकली मोल का पार्ट यहाँ पर खत्म होता है सेकंड स्टेप का। उसके बाद के जो मोल का नेक्स्ट स्टेप है वो अपन जब कंसंट्रेशन स्टार्ट करेंगे, कंसंट्रेशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब अपने को समझ में आएगा कि और नेक्स्ट स्टेप मोल कैलकुलेट करने का
क्या होता है। तो अपने को सबसे पहले कंसंट्रेशन का क्लासिफिकेशन करना होगा। इसका आप कमेंट में आंसर लिखिएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो अपन सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता का वर्गीकरण कैसे होता है। तो सांद्रता का वर्गीकरण देखो, मैं यूज के आधार पे आपको बता रहा हूं। ये यूज जहां जहां होती है वहां पर ये तीन तरह की होती है। कहां का इसका यूज है उस बेसिस पे अपन तीन तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं। एक फार्मालॉजिकल, दूसरा लैब में यानी प्रयोगशाला में, और तीसरा एनवायरनमेंट में यानी वातावरण में। वातावरण में जो सांद्रताएं यूज की जाती है, वातावरण यानी एनवायरनमेंट के लिए, लैब के लिए, और फार्मालॉजिकल यानी जो मेडिसिन वाला पार्ट होता है उसमें जो सांद्रताएं यूज की जाती है। आपने देखी होगी दवाई वगैरह पे, उसमें कुछ सांद्रताएं लिखी होती है जो केमिकल्स होते हैं उनकी। ये होती है तीन तरह की। फार्मालॉजिकल में तीन तरह की यूज होती है। परसेंटेज वेट बाय वेट यानी द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और तीसरा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी आयतन प्रतिशत। क्लियर है। एनवायरनमेंट में ज्यादातर एक ही यूज होती है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, हिंदी में भी पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद होती है पार्ट्स पर बिलियन, और उसके बाद होती है पार्ट्स पर ट्रिलियन। ये अपन यूज सामान्यतः नहीं करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन एक एनवायरनमेंट में यूज होने वाली सांद्रता है। इसमें भी आगे अपन दो तरह से क्लासिफाई करते हैं इसको। कौन कौन सी? एक टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी जो ताप पर निर्भर करती है, और एक होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। में आपको दो ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? एक मोलैलिटी और दूसरा मोल फ्रैक्शन। मोललता यानी ताप पर निर्भर नहीं करती, और मोल प्रभाज या मोल अंश, ये दोनों ही ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। टेम्परेचर डिपेंड में मोलरिटी यानी मोलरता, नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता, उसके बाद होती है फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता, उसके बाद एक नई लेटेस्ट है जिसका नाम है मोलेनिटी। मोलेनिटी ये सारी किस पे निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है। ये ताप निर्भर है और ये ताप पर निर्भर नहीं करती। तो ये सांद्रता का यहाँ सिंपल सा वर्गीकरण है। इन सब को अपने को क्या करना है? पढ़ना है। इसके बारे में सिंपल सा आपको बताऊंगा। ये ज्यादातर काम नहीं आती है, ये बाकी सारी ज्यादातर काम आती है। इसको अपन एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ताप निर्भर, ताप अनिर्भर और निर्भर कौन सी होती है? इसमें भी होती है, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई ताप निर्भर नहीं है। ये लैब में काम आने वालों में। ताप पर निर्भर कौन होगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन होगी? सिंपल सा टेम्परेचर डिपेंडेंट वो होगी जिनमें क्या आता हो? वॉल्यूम आता हो। जिनमें आयतन आएगा वो ताप निर्भर होगी। ये भी ताप निर्भर है और ये भी ताप निर्भर है, ये इस श्रेणी में आएगी दोनों। और जिनमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन होगी? जिसमें ओनली क्या आता हो? वेट आता हो, मास आता हो, द्रव्यमान आता हो। द्रव्यमान ताप पर कभी भी निर्भर नहीं करता है, आयतन ताप पर निर्भर करता है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान आता है वो ताप पर निर्भर नहीं करती, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। और जिनमें आयतन आता है वो ताप निर्भर होती है। तो ये भी दोनों इसी श्रेणी में आती हैं। और ये कौन सी श्रेणी में आएगा? इस श्रेणी में। तो टोटल अपन ताप निर्भर की इसको क्लासिफिकेशन यूज के बेसिस पे छोड़ दें तो अपन यदि टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करें तो 1, 2, 3 और 4, इन चारों को ज्यादा पढ़ना, इन दोनों को भी पढ़ेंगे, 5 और 6। और ताप अनिर्भर में बात करें तो 7, 8 और ये 9 और ये 10वां। टोटल अपने को कितनी सांद्रताएं पढ़नी है? 10 सांद्रताएं पढ़नी है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा।
कंसंट्रेशन का, और ये 12th के सॉल्यूशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारा का सारा है 12th के सॉल्यूशन के अंदर। ये तभी अपन आगे चल पाएंगे जब अपने को पीछे मोल वाला पार्ट आता है। यदि पीछे वाला पार्ट नहीं आता तो इसको समझने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पूरा पार्ट समझें, टेम्परेचर का कन्वर्जन, वॉल्यूम का कन्वर्जन, ये सारा कन्वर्जन, डेंसिटी वगैरह क्या होती है, कन्वर्जन आपको आना चाहिए, तब जाके अपन नेक्स्ट स्टेप का ये पढ़ पाएंगे। नहीं तो अपने लिए पढ़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक, इसके बाद कल से ये कंसंट्रेशन जितनी भी है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरी कवर करूंगा, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, उस लेक्चर में कंसंट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद सॉल्यूशन का जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप सबका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए खुशी भी हो रही है, और कंटिन्यू में डेली एक लेक्चर आपके लिए लाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह आप जो भी करते हैं वो कर दीजिएगा, और इससे हमारा उत्साह बना रहे, ठीक है। और जो इसमें आपको कोई दिक्कत रह जाती है तो कमेंट में लिखिएगा, और नेक्स्ट मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।